तो आज बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिनका 19वीं सदी में असर इतना जबरदस्त था कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। ड्वाइट एल मूडी। और उनकी कहानी इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर उन जगहों से आते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अंदाजा है कि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने करीब 10 करोड़ लोगों से सीधे बात की। जी हाँ, 10 करोड़। आज के ज़माने में भी ये आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। ये उनके असर के उस पैमाने को दिखाता है जिसे आज समझना भी आसान नहीं है। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक ऐसी शुरुआत थी जहां लोग उनकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे। एक आलोचक ने तो उन्हें साफ साफ कह दिया था कि भाई तुम्हें तो पब्लिक में बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी ग्रामर बहुत खराब है। और यही तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक साधारण सा इंसान जिसे लोग कहते थे कि ठीक से बोलना तक नहीं आता, वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक फिनोमेनन कैसे बन गया? चलिए इस दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें उनकी शुरुआत में, उनके बचपन में जाना होगा। शोहरत से पहले वो क्या थे, ये समझना बहुत जरूरी है। उनका बचपन गरीबी और शरारतों से भरा हुआ था। मतलब वो स्कूल के उन बच्चों में से थे जिनसे टीचर्स हमेशा परेशान रहते थे। सच कहूं तो उनके शुरुआती जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके इतने बड़े भविष्य की तरफ कोई इशारा भी करता हो। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बहुत ही अहम मोड़ आया। उनकी एक टीचर ने उन्हें सजा देने के बजाय उन पर दया दिखाई, और उस एक पल की मेहरबानी ने उनके अंदर कुछ बदल दिया। मूडी ने बाद में कहा भी कि उस महिला ने उन्हें सजा से नहीं बल्कि अपनी कृपा से जीता था। गांव से शहर आने पर भी उनका वो कच्चापन और बेबाक अंदाज बदला नहीं। वो इतने अनगढ़ थे कि बोस्टन के चर्च ने भी उन्हें पूरी तरह से अपनाने से पहले 1 साल की प्रोबेशन पर रखा। लेकिन यही अनगढ़ ऊर्जा जिसने चर्च के लोगों को थोड़ा असहज किया, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। और यहीं से कहानी उनके उस हुनर की तरफ मुड़ती है जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब लोगों पर असर डालने की उनकी अनोखी कला और वो कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। जब वो शिकागो पहुंचे, जो उस वक्त तेजी से बढ़ता हुआ एक शहर था, तो उनकी इस हसल को जैसे एक नया मैदान मिल गया। लोग मजाक में कहते थे कि देखो, मकड़ी फिर से मक्खियों के पीछे है, क्योंकि वो सच में सड़क पर व्यापारियों के पीछे भाग भाग कर अपना काम करवाते थे। उनके तरीके, अरे वो तो बिल्कुल ही हटकर थे। जब उन्हें संडे स्कूल के लिए बच्चे लाने को कहा गया तो वो सड़क से गरीब फटेहाल बच्चों की पूरी टोली ले आए। उन्हें वहां रोकने के लिए वो हर तरीका अपनाते थे। कभी कैंडी का लालच देते, कभी दिलचस्प कहानियां सुनाते और जरूरत पड़ने पर थोड़ी डांट फटकार भी लगा देते। और नतीजा, 23 साल की उम्र तक उनके स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे थे। मूडी की एक और जबरदस्त खूबी थी उनका अंतर्ज्ञान, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। मतलब वो लोगों को देखकर ही उनकी काबिलियत को भांप लेते थे। और इसी कमाल की परख ने उन्हें उनके सबसे अहम साथी संगीतकार ईरा डी सैंकी से मिलवाया। जरा सोच कर देखिए, वो सैंकी से पहली बार मिले और सीधे सीधे कहा, मैं 8 साल से तुम्हें ही खोज रहा था, अपना बिजनेस छोड़ो और मेरे साथ शिकागो चलो। ये दिखाता है कि उन्हें अपने इंट्यूशन पर कितना ज्यादा अटूट विश्वास था। लेकिन उनका ये जो बेबाक अंदाज था, वो हमेशा काम नहीं आता था। जब वो लंदन पहुंचे तो उन्हें वहां के पढ़े लिखे थोड़े शक्की मिजाज के पादरियों की एक सभा का सामना करना पड़ा, और ये उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी की असली परीक्षा थी। तो उस सभा में एक पादरी ने उन्हें घेरने के इरादे से एक मुश्किल सवाल पूछा, आपका पंथ क्या है? मतलब उनके धार्मिक विश्वासों का सार क्या है, उनकी फॉर्मल आइडियोलॉजी क्या है? ये एक तरह का एकेडमिक जाल था। लेकिन मूडी का जवाब कमाल का था। उन्होंने किसी लंबी चौड़ी बहस में पढ़ने के बजाय सीधे बाइबल के एक अध्याय का जिक्र कर दिया। ये जवाब इतना सीधा, इतना पावरफुल था कि उनके आलोचक भी चुप हो गए, और बस लंदन में उनके काम की नींव मजबूत हो गई। मूडी सिर्फ एक प्रभावशाली वक्ता ही नहीं थे, उन्होंने अपने पीछे स्थायी संस्थान छोड़े, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो आज भी कायम है। जरा उनकी रफ्तार को देखिए। एक के बाद एक उन्होंने शिकागो में अपना चर्च बनाया, फिर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, कॉलेज के छात्रों के लिए समर प्रोग्राम शुरू किया और फिर बाइबल इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दी। वो सिर्फ एक उपदेशक से कहीं ज्यादा एक संस्था निर्माता बन चुके थे। उनके जो आखिरी शब्द थे वो उनके मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि उनकी ख्वाहिश दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि
इतना काम पीछे छोड़ जाना है कि आने वाली पीढ़ियां उसे आगे बढ़ा सकें। वो पैसे की नहीं, काम की विरासत छोड़ना चाहते थे। और वो विरासत कितनी बड़ी थी। उनकी मौत के बाद उनके काम को जारी रखने के लिए $30 लाख के फंड की जरूरत पड़ी। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम थी। ये उस साम्राज्य का वित्तीय पैमाना था जिसे उन्होंने अकेले खड़ा किया था। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, उनकी इस जबरदस्त शक्ति का, इस प्रभाव का स्रोत क्या था? वो क्या चीज थी जो उन्हें इतना असाधारण बनाती थी? देखिए, उनकी शक्ति का राज किसी एक चीज में नहीं था। ये तो इन सभी गुणों का एक बहुत ही दुर्लभ मिश्रण था। कभी ना टूटने वाली विल पावर, बिजली की तरह तेज इंट्यूशन, बेहिसाब शारीरिक ऊर्जा, लोगों के चेहरे और नाम याद रखने की गजब की क्षमता, और इन सब के साथ लोगों के लिए गहरा और सच्चा प्यार। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मूडी ने खुद कभी अपनी सफलता का श्रेय इन गुणों को नहीं दिया। वो बड़ी सादगी से कहते थे कि उनकी सारी ताकत बस एक विचार के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से आई थी, किसी निजी प्रतिभा या टैलेंट से नहीं। और मूडी का जीवन हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई इंसान अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक मकसद के लिए समर्पित कर देता है, तो उसकी असली क्षमता क्या हो सकती है? शायद इसकी कोई सीमा ही नहीं है।